Hello everyone. Today in this video we are going to discuss about the two main important topics for north sides. One is heat stroke and another heat exhaustion. In this video we are going to discuss about the definition, management, and sinus symptoms and types of the heat stroke and the sinus symptoms and definition and management of heat exhaustion. We are going to discuss about the difference between heat stroke and heat exhaustion. First, we are going to discuss about the heat stroke. Heat stroke means it is a condition in which the body temperature, core body temperature, is going to rise above the 40 degrees Celsius विद दी सीएनएस डिस्फंक्शन। इसमें क्या होगा, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा अबव 40 डिग्री सेल्सियस विद सीएनएस डिस्फंक्शन। सीएनएस डिस्फंक्शन में जैसे कोमा हो जाएगा, पेशेंट को कंफ्यूजन हो जाएगा, ये दोनों होगा। किसकी वजह से? ड्यू टू द फेलियर ऑफ थर्मोरेगुलेशन सेंटर। थर्मोरेगुलेशन सेंटर कौन सा? हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये कंडीशन हीट स्ट्रोक में क्या हो जाएगा, जब पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। किसकी वजह से? फेलियर ऑफ थर्मोरेगुलेशन सेंटर। जब पेशेंट एक्सेस हीट से एक्सपोज होने की वजह से हमारा जो थर्मोरेगुलेशन सेंटर है, वो क्या है, हाइपोथैलेमस, वो फेलियर हो जाएगा। उसकी वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है क्या मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस पे चले जाएगा। उसके साथ हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो भी डिसफंक्शन हो जाएगा। तो हम उसको क्या कहेंगे? हीट स्ट्रोक। इट इज अ कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द rise in body temperature above the 40 degrees Celsius with the CNS dysfunction due to the failure of thermal regulation center. ये हो गया definition of heat stroke. Next we are going to discuss about the types and causes of the heat stroke. First is exertional heat stroke. Exertional heat stroke means it is occur in young and healthy individuals during extraneous activities in hot weather. ये कई कब होता है? एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक कब होता है? मतलब जब एक नॉर्मल नॉर्मल है यंग हेल्थी इंडिविजुअल जब क्या हॉट वेदर के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, यानी बहुत सारा एक्टिविटी करता है। फॉर एग्जांपल हो गए एथलीट्स, हो गए स्पोर्ट्समैन्स, हो गए और लेबर, जब हॉट वेदर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने की वजह से अगर उनको हीट स्ट्रोक डेवलप हो गया यानी हीट स्ट्रोक हुआ उनको, तो हम उसको क्या कहेंगे? Exertional heat stroke. Mean the heat stroke develops due to the doing the strenuous activities and a lot of hard work in the hot weather. For example, like labor and athletes. We can call it as an exertional heat. Exertional heat stroke. ये हो गए exertional heat stroke. Next is non-exertional और classic heat stroke. इसमें क्या होगा? It occur in elderly or infants and chronic ill patient due to the हीट वेव और एक्सपोजर। अब क्या होगा, जो इन्फ्लांट होंगे या फिर ओल्ड एज पीपल होंगे या पर क्रोनिक इलनेस है, अगर कोई पेशेंट को क्रोनिक इलनेस है, अगर वो उनको अगर हीट एक्सपोजर होने की वजह से अगर उनको अगर हीट स्ट्रोक हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे? नॉन एक्सर्शनल। नॉन एक्सर्शनल यहाँ पे कोई हार्डवर्क नहीं करेंगे, जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, लेकिन जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अगर एल्डरली पेशेंट, इन्फ्लांट पेशेंट या अगर क्रोनिक इल पेशेंट है, अगर इनको अगर हीट स्ट्रोक हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे? एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। इतना याद रखिए, एक्सर्शनल में इसमें क्या है, यंग और हेल्थी इंडिविजुअल यहाँ पे क्या करते हैं? बहुत सारा काम करते हैं किसके अंदर? हॉट वेदर के अंदर, तो उनको क्या एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करते, कोई भी काम नहीं करते, लेकिन इनका जो इन्फ्लांट हो गया या पर एल्डरली पर्सन हुआ अगर, या क्रोनिकल पेशेंट है, उनको क्या बहुत ज़्यादा अगर एनवायरमेंट टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनको हीट स्ट्रोक हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे? एक्सर्शनल और क्लासिकल हीट स्ट्रोक कहेंगे। इट इज ऑल अबाउट द टाइप्स एंड कॉजेस ऑफ द हीट स्ट्रोक। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। इसके क्लिनिकल फीचर्स और साइनस सिम्टम्स को देखेंगे। सबसे पहला क्या? टेम्परेचर अबव द 40 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारा जो बॉडी टेम्परेचर कितनी हो जाएगी स्ट्रोक में? मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। नेक्स्ट इज अल्टर मेंटल स्टेटस। क्या हमारा जो सीएनएस है वो डिसफंक्शन हो जाएगा, तो क्या होगा? हमारा जो मेंटल स्टेटस है उसका वो अल्टर्ड हो जाएगा। उसकी वजह से देखो कंफ्यूजन हो जाएगा, सीजर्स आएंगे, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। नेक्स्ट इज हॉट एंड ड्राई स्किन। यहाँ पे देखो जो स्किन है हॉट हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा, यहाँ पे सेटिंग नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या हमारे जो स्किन है पूरा क्या हो? हॉट और ड्राई स्किन हो जाएगा।
और उसके बाद है टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया मीन्स इट इज एन इंक्रीज इन हार्ट रेट। हार्ट रेट हमारा बढ़ जाएगा। क्यों भाई, क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि हमारे बॉडी के जो नीड्स को पूरा करने के लिए, जब भी स्ट्रोक होता है तो हमारे बॉडी नीड्स को पूरा करने के लिए हार्ट क्या बहुत ज़्यादा काम करेगा, बहुत ज़्यादा पंप करेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा जो हार्ट रेट है बढ़ जाएगा। उसको क्या कहेंगे हम, टेकिकार्डिया। उसके बाद नोजिया वोमिटिंग होगा, पेशेंट को कहीं सीएनएस डिसफंक्शन है। उसके बाद क्या डिजीनेस हो गया, हेडेक हो गया। डीएनएस सीएनएस डिसफंक्शन होने की वजह से पेशेंट को हेडेक होगा, फिर डिजीनेस होगा, नोज़िया वोमिटिंग होगा, कोमा होगा, कंफ्यूजन होगा। क्या ये पूरे किसके ही है, साइन सिम्टम्स हीट स्ट्रोक के। उसके बाद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सबसे पहले याद रखो, हर चीज़ के मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है वो क्या है, एबीसी यानी एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। पेशेंट को देखो, एयरवे के अंदर एयरवे ब्रीदिंग में एयरवे के सबसे पहला मेंटेन एयरवे पेटेंसी। हमारा जो एयरवे है उसको चेक करना, पेशेंट का एयरवे करेक्ट पेटेंट है क्या नहीं है। उसके बाद क्या करना, अगर पेशेंट को ब्रीदिंग चेक करे, अगर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा है यानी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो क्या करना, O2 देना से ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, तो उसका अगर हमें जीसीएस स्केल करे यानी ग्लासकोस्कोमा स्केल अगर लो है तो उसका क्या करना, इंटूबेशन करना है हमें। और अगर सर्कुलेशन के लिए क्या, आई फ्लूइड्स देना। एनएस फॉर हाइपोटेंशन, पेशेंट को हाइपोटेंशन रहते हैं क्योंकि वासोडाइलेशन हुआ रहता है इसके अंदर। वासोडाइलेशन होने की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन और वासोडाइलेशन की वजह से पेशेंट हाइपोटेंशन में रहते हैं। तो उसे क्या है, आई फ्लूइड्स देना है। कौन से देना, हाइपोटोनिक्स देना। हाइपोटोनिक्स नहीं देना, वो कैसे रहना, कूल रहना। इसमें एग्जांपल एनएस दे सकते हैं हम, सर्कुलेशन। ये क्या होगा, मैनेजमेंट, एबीसी हो गया, एयरवे हो गया, ब्रीथिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया। नेक्स्ट, कूलिंग इमीडिएटली। अब पेशेंट है, अब हॉस्पिटल में हमें एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन करते हैं, लेकिन पेशेंट हॉस्पिटल के बाहर है। अब हमें ट्रांसपोर्ट करने से पहले क्या करना है, सबसे क्या करना, पेशेंट को हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को कॉल करे, अब आने तक क्या करना है हमें। तो क्या करना, सबसे पहले इमीडिएटली कूलिंग। या हॉस्पिटल में क्या करना, ईबीसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली कूलिंग भी करना। कूलिंग करना क्या करना, सबसे पहले जो एक्सेस क्लोथिंग है उसके बॉडी के अंदर उसको निकालना। निकालने के बाद क्या, आइस पैक देना। आइस पैक कहाँ का लगाना हो, तो नेक के पीछे हो गया, ग्रोइन एरिया में हो गया, एक्जिला में हो गया। तो क्या करना हमें, आइस पैक लगाना। बाद में कूल वाटर स्पॉन्ज बात भी दे सकती हैं। उसके बाद फैन है, और हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट्स रहती हैं जो हमारे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, उसको वो देना। उसके बाद ये क्या होगा, कूलिंग। और क्या कर सकती है, तो कूल वाटर इमर्जन यानी एक पॉट लेके, वाटर पॉट के अंदर कूल क्या जो ठंडा पानी रहता है उसको डाल करके अडल्ट पेशेंट को उसमें बता सकते हैं, ताकि जो क्या है बॉडी टेम्परेचर हमारा जो हाई है वो लो पे आ जाए। ये हो गया किसी कूलिंग। और एक बात याद रखो, जो पेशेंट को हीट स्ट्रोक रहते हैं उसे कभी भी डू नॉट एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं देना, व्हाट इज फंक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये क्या करते हैं, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो तब देना है। यहाँ पे थर्मोरेगुलेशन सेंट्रीज हमारा क्या है, डिसफंक्शन है, तो इस वक्त हमें एंटीबायोटिक्स दे तो क्या फायदा नहीं। इसलिए क्या, एंटीबायोटिक्स है, एस्पिरिन, ये क्या भी नहीं देना। एनएसडीएस रहती है ना, वो नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, उनको भी नहीं देना। किसमें, वो हीट स्ट्रोक के अंदर। और हमारे वाइटल साइंस है कंटिन्यूस मॉनिटर करना और ईसीजी चेंजेस मॉनिटर करना। ये क्या होगा, ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में अपनी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस रहती, उसके साथ सीएनएस डिसफंक्शन रहता। किसकी वजह से कहते हो, हमारे थर्मल रिलीज सेंटर रहते हैं वो क्या, डिसफंक्शन रहते हैं। टाइप्स है एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में क्या करते हैं, यहाँ पे जो नॉर्मल इंडिविजुअल रहते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। किसमें, हॉट वेदर के अंदर। जो गर्म का जो एनवायरमेंट रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से अगर उनको हीट स्ट्रोक हुआ तो उनको क्या कहेंगे, एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। अगर एल्डरली पेशेंट, एल्डरली पर्सन है, या पर इन्फांट है, या पर क्रोनिक इलनेस पेशेंट है, उनको अगर बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोजर होने की वजह से, या फिर एनवायरमेंटल हीट वेव्स होने की वजह से अगर पेशेंट को अगर हीट स्ट्रोक हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन एक्सर्शनल और क्लासिक हीट स्ट्रोक कहेंगे। और इसके क्लिनिकल फीचर हैं, टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, टैकिकार्डिया हो गया, नाउज़िया वोमिटिंग हो गया, डिजीनेस हो गया, हेडेक हो गया, हॉट ड्राई स्किन हो गया। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, मैनेजमेंट ईबीसी हो गया, फिर बाद में इमीडिएट कूलिंग हो गया। इट इज ऑल अबाउट द हीट स्ट्रोक। अब हम क्या देखेंगे, हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन मीन्स due to the prolonged exposure to the high temperature, especially with dehydration, electrolyte imbalance, loss without sinus dysfunction। इसमें क्या है, जो बॉडी टेम्परेचर है देखो वो लेस देन क्या 40 डिग्री सेल्सियस रहती है, रहती है। उसके साथ साथ क्या आते हैं पेशेंट, इसका रीजन क्या है, तो जब पर्सन क्या है एक्सपोज होता है हॉट टेम्परेचर को, हॉट एनवायरनमेंट के एक्सपोज होने की वजह से उसकी बॉडी टेम्परेचर कितना है, लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस रहती है। उसके साथ साथ पेशेंट को सबसे मेन इंपॉर्टेंट
डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहता है, लेकिन यहाँ सीएनएस डिसफंक्शन नहीं रहता। लेकिन हीट स्ट्रोक में बॉडी टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस प्लस सीएनएस डिसफंक्शन, यहाँ पे क्या आते हैं, टेम्परेचर लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहती है। किसमें हो, हीट एग्जॉस्शन। इट इज ऑल अबाउट द हीट एग्जॉस्शन डेफिनेशन। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स देखो, यहाँ पर प्रोफ्यूज डाइफेरेसिस यानी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है। उसके साथ साथ कूल मॉइस्ट पेल स्किन, स्किन जो रहती है देखो पूरा कूल रहती है, मॉइस्ट रहती है और पेल स्किन रहते हैं। उसके साथ फैटिक रहते हैं, वीकनेस रहते हैं, हेडेक रहते हैं, टैकीकार्डिया रहते हैं और हाइपोटेंशन रहते हैं। कई तो वाइसोडिलेशन रहते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, उसके साथ हाइपोटेंशन रहता है, उसके साथ साथ टैकीकार्डिया, कई का तो हाइपोटेंशन भी रहते हैं, तो पेशेंट का डिहाइड्रेशन रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहते हैं, तो क्या हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा काम करती है, इससे क्या हार्ट रेट बढ़ता है, इससे क्या क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा। these are all about the signs and symptoms of the heat exhaustion. So management, सबसे पहला move to the cool and shaded area। अब पेशेंट जहाँ पर हीट एक्सपोजर हुआ है बहुत ज़्यादा, हीट एक्सपोजर होने की वजह से उसे क्या हीट एग्जॉशन हुआ है, होने की वजह से सबसे पहले क्या करना है, उसे कूल एरिया में लेकर आना, या फिर शैडेड जहाँ पे सहारा है या झाड़ के नीचे वहाँ पे लेकर आना। उसके बाद सुपाइन पोजीशन दे के हेड एलिवेट उसके क्या लेग्स एलिवेट करना, थोड़ा एलिवेट करने की वजह से क्या होता है, जो वीनस रिटर्न वो क्या हार्ड हो जाता है, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और प्रीलोड भी बढ़ता है। प्रीलोड बढ़ने की वजह से क्या होता है, पेशेंट को क्या शॉक से क्या बचते होंगे, इसलिए क्या करना, उसे सुपाइन पोजीशन देना, सुपाइन पोजीशन देके थोड़ा लेग एलिवेट करना। बाद में स्पॉन्ज स्पॉन्ज कूल स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं तुम, आइस पैक दे सकते हैं। उसके बाद में फैन भी रखते थे, वेट टॉवल करके पोंछ सकते हैं। उसके बाद में रिमूव जो एक्सेस क्लॉथ रहते हैं उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगर डिहाइड्रेशन है तो ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को हिपोटेंशन है तो हम क्या करना है, उसको आईयू फ्लूइड्स भी दे सकते हैं। हाँ, ट्रीटमेंट क्या है, जो मेन ट्रीटमेंट क्या है, तो हीट एग्जॉशन का सबसे पहला कूलिंग करना, कूलिंग करने के बाद डिहाइड्रेशन देना। कूलिंग के लिए आइस पैक हो गया, और उसके बाद में स्पॉन्ज बाथ हो गया, फैन हो गया, जो एक्सेस क्लॉथ है उसको निकालना हो गया। डिहाइड्रेशन के लिए ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन देना। बाद में अगर पेशेंट को हिपोटेंशन है ना तो उसे आईयू फ्लूइड्स देना। अब सबसे पहले याद रखो डिफरेंस क्या है हीट स्ट्रोक और हीट एब्जॉर्प्शन में। डेफिनेशन में याद रखो, इनमें बॉडी टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस रहती विथ ये डिसफंक्शन रहता। इसमें क्या रहती है, लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस रहता विथ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहता। साइन एंड सिम्टम्स से याद रखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हॉट ड्राई स्किन रहता, हॉट एंड ड्राई स्किन रहता विथ सीएनएस डिसफंक्शन रहता। लेकिन यहाँ पे क्या रहता, प्रोफ्यूज डाइपोरोसिस रहता है, यानी एक्सेस स्वेटिंग रहता है। यहाँ पे स्वेटिंग नहीं रहता, यहाँ पे एक्सेस स्वेटिंग प्लस क्या रहता है वो तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहता। और इसका मैनेजमेंट सबसे पहले एबीसी प्लस इमीडिएट कूलिंग। इसका क्या है मैनेजमेंट, कूलिंग प्लस रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन करना। इट इज ऑल अबाउट दी हीट स्ट्रोक एंड हीट एब्जॉर्प्शन। इफ यू वांट टू लर्न द टॉपिक्स इन सच ए वे, अब जो मैं पढ़ा हूँ ऐसा, अगर आपको ऐसा ही पढ़ना है या ऐसे इजी वे में पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।